हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के ऊपर, और इसी के क्रम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद इसी के शतक में एक मगध साम्राज्य का उदय हुआ, और यह सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, इनमें दो तीन कह सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मगध जो है सो वो तीन नदियों के संगम पर था, गंडक नदी और गंगा नदी और सोन नदी। तो इन्हीं तीनों नदियों के संगम पर था, जिसके कारण इस शत्रुओं की आक्रमण का भय भी थोड़ा कम रहता था, जिसके कारण वहाँ के जो प्रजा थी वो शांति सुख से रहती थी और वो विकासशील में लगे हुए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया, और यह सबसे प्रभावशाली शासक हुए। ये 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की मगध साम्राज्य के ऊपर। इससे पहले की चर्चा इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, जिसके कारण हर्यक वंश से ही हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक यानी बिंबिसार जो थे वो दूरदर्शी सम्राट थे। वो भविष्य को जानते थे और भविष्य को देखकर वो वर्तमान में चलते थे, और वो काफी प्रतापी भी उसे माना जाता है कि बिंबिसार जो थे उसका मानना था कि शादियां करके भी वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, ना कि सिर्फ युद्ध लड़के। यानी इन दोनों पर वो विश्वास करते थे कि शादियां करके भी वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, वैवाहिक जीवन बनाकर भी, और कुछ युद्ध लड़कर भी वो अपने विस्तारवादी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के क्रम में सबसे पहला उन्होंने सैन्य अभियान यानी युद्ध का अभियान अंग के राजा ब्रह्मदत्त के खिलाफ किया, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने 3 शादियां जो की वो प्रमुख है। सबसे पहले उन्होंने शादियां की चेटक की पुत्री चेलना के साथ। यह लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी, और चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करने का सबसे प्रमुख बात ये हो रही होगी मगध साम्राज्य के ऊपर। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के जो नागरिक थे उसका लूटपाट करते थे। कौन? लिच्छवी गणराज्य के लोग उसकी लूटपाट करते थे, और उत्तरी सीमा जो थी गंगा नदी से संबंधित और जो जलमार्ग थी उसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था, जिसके कारण इसके वैवाहिक जीवन होने के बाद यह संबंध काफी मजबूत हो गया और इससे भयभीत होना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा शादी कौशल नरेश प्रसेनजति की बहन से, जीत के बहन से महाकोसला के साथ किया। बाद में महाकोसला के 2 पुत्र होते हैं, हल और बेहल। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। कौशल नरेश जो थे वो श्रावस्ती में थे, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। इससे उन्होंने मैत्रिक संबंध को और मजबूत किया और व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने मद्र की राजकुमारी क्षमा के साथ विवाह किया। ये 3 ऐसी महारानियां राजकुमारियां थी जो काफी महत्वपूर्ण थी, जिसके साथ इन्होंने शादी की। इसके बाद उसका एक राजवैद्य हुआ जिसका नाम है जीवक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजवैद्य हुआ। कहा जाता है कि एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए तो जीवक को भेजा गया बिंबिसार के द्वारा, और जीवक ने उसका इलाज किया और वो महात्मा बुद्ध को बचाए। इसके बाद चंद्र के प्रदनोत राजा का भी एक बार बीमार पड़ गए पांडु से, यानी कह सकते हैं जॉन्डिस से, जिसके कारण वो बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो उसको बचाने के लिए भी जीवक को भेजा गया और वो जीवित हो गए। तो बाद में वह अधीन स्वीकार कर लिए अपने जीवन को लेकर, किसका? मगध साम्राज्य का। इसी के क्रम में मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का ही शासन था। उसी समय अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया और अपने शासन की राजगद्दी पे आ गया। तो कहा जाता है कि अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। बाद में आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा हर्यक वंश ही पितृहंता है, लेकिन पहले अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। इन्होंने लिच्छवी से सैन्य अभियान में 2 नए प्रकार के शस्त्र का प्रयोग किया। एक था रथमूला और दूसरा था महाशिला कंटक। ठीक है, ये लिच्छवी से सैन्य अभियान क्यों किया? क्योंकि उसका तो नाना गांव था, एक सौतेली माँ वहीं की थी। तो कहा जाता है कि जब उसके पिता की हत्या कर दिया गया, इनके यानी हेल और बहल की, तो जब पिता की हत्या कर दिया गया तो महाकौशला भी थोड़ी दिन के बाद मर जाती है। इसी के बाद महाकौशला ने अपने दोनों पुत्रों को कुछ हाथी और हीरे जवाहरात देते हैं, जिसके कारण अजातशत्रु अपने राजगद्दी पे आने के बाद उसे वापस लौटाने को कहता है, और हल और बेहल वो नहीं देता है और अपने नाना के पास भाग के चला जाता है, यानी चेटक के पास चला जाता है। जिसके कारण लिच्छवी से इन्होंने सैन्य अभियान किया और इन्होंने छल से जीत लिया, क्योंकि बराबर का दोनों शक्तिशाली था।
एक था मगध और लिच्छवी, दोनों बराबर थे, तो उतना आसान नहीं था युद्ध लड़ना, लेकिन छल से अजातशत्रु ने उसे जीत लिया। इसका शासनकाल 492 टू 460 ईसा पूर्व रहा, यानी 32 साल का शासनकाल रहा, जबकि हर्यक वंश बिंबिसार का शासनकाल जो है कितना 52 वर्षों का रहा। ये हर्यक वंश में ही है। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया। इससे पहले भी इसका राजगिरी या राजगीर ही था और इसी को बनवाया। अजातशत्रु के बाद अगला शासक हुआ उदयन और या उदयभद्र। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को विकसित किया और उदयभद्र बाद में जाके उसी को राजधानी बनाया अपना। ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक था, जिसे शिशुनाग नाम के आदमी ने हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब ये आप देखिए, उदयन जो है उदयभद्र, ये भी अपने पिता की हत्या कर यानी अजातशत्रु की हत्या कर राजगद्दी पे बैठा था, तो इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसके बाद उसके अंतिम शासक नागदशक को मार दिया किसने? शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। कितने ईस्वी में? 412 टू 344 बीसी, यानी ईसा पूर्व। ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में अवंती को मगध में मिला दिया। अवंती एक बहुत बड़ा महाजनपद था जिसे अवध में मिला दिया। ठीक है। शिशुनाग ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इससे पहले भी अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयभद्र, शिशुनाग भी सारे अपने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया, क्योंकि यह बहुत विकसित हो गया था बाद में। इन्होंने वज्जी को पूरी तरह से जीतकर मगध में मिला दिया। इन्होंने लिच्छवी को भी अपना राजधानी बनाया। आगे चलकर शिशुनाग जो थे वो 2 राजधानियां बनाई, एक पाटलिपुत्र और लिच्छवी, क्योंकि वज्जी पूरी तरह से जीता नहीं गया था किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। तो जिसके कारण बाद में वज्जी को भी जीतकर उन्होंने लिच्छवी को भी अपना राजधानी बना लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक में नंदीवर्धन, जिसका हत्या महापद्मानंद ने किया और नंद वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ? यानी किसका? शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन, और इसका हत्या किसने किया? महापद्मानंद ने। और महापद्मानंद के बारे में कहा जाता है कि वह एक निम्न जाति का था, यानी शूद्र वंश का था, ये कहा जाता है। स्थापना नंद वंश का स्थापना महापद्मानंद ने किया। इन्होंने शासनकाल में आते ही कलिंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उसे जीतकर कुछ हिस्सों को, पूरा कलिंग को नहीं जीत पाया, लेकिन कुछ हिस्सों को जीतकर उन्होंने मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है। और आगे नंद वंश का जो है अंतिम शासक हुआ धनानंद। और धनानंद को किसने पराजित किया? तो वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और धनानंद के शासनकाल में ही इसका सलाहकार था, अर्थशास्त्री थे उस समय चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के गुरु थे, आचार्य थे, महोदय थे। तो ये सारी बातें आगे भी हम लोग हिस्ट्री के चर्चाएं जो है उसके बारे में हम लोग अभी करेंगे बार बार। तो आप जो भी पिछले का वीडियो है आप उसे भी देखिएगा, जो वर्तमान की वीडियो है उसे भी देखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछिए। हमसे भी राय ले सकते हैं, या आप गूगल की भी सहायता कुछ ले सकते हैं, और इन दोनों की सहायता लीजिए और आप हमें सपोर्ट करिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।